इसरो आज शाम श्रीहरिकोटा से INSAT-3DS का करेगा प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधी चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा भाजपा का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट जीतने के लक्ष्य पर होगा मंथन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। ईडी के समन को बार बार नजरअंदाज करने पर अदालत ने किया तलब। संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका। कोर्ट की निगरानी में जांच करने की भी है मांग। आज जैसलमेर में दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी तेजस सहित राफेल, मिराज और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना शौर्य। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत। नवलनी को माना जाता था रूसी राष्ट्रपति पुतिन का धुर विरोधी। और खेल की खबरों में राजकोट टेस्ट के बीच भारत को लगा झटका। निजी कारणों से बाहर हुए आर अश्विन। आज तीसरे दिन 207 रनों से आगे खेलेगी इंग्लैंड की टीम। टीम इंडिया के पास 238 रनों की बढ़त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। आज शाम 5:35 पर GSLV INSAT-3DS मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने वाले GSLV मिशन का लक्ष्य INSAT-3DS मौसम उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करना है। ये पृथ्वी की सतह की निगरानी करने और विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्री अवलोकन के लिए सुसज्जित और मौसम संबंधित विश्लेषण के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 17 फरवरी को INSAT-3DS अंतरिक्षयान को लॉन्च करेगा। इसरो के 16वें GSLV मिशन का उद्देश्य वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की वर्टिकल प्रोफाइल प्रदान करना है। साथ ही डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना और उपग्रह की सहायता से खोज और बचाव सेवाओं का भी दावा करना इसका काम है। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा लॉन्च व्हीकल है, जिसका लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान 420 टन है। पहले चरण में एक ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है, जिसमें 139 टन प्रणोदक और 4 पृथ्वी भंडारण योग्य प्रणोदक चरण L40 स्ट्रैप ऑन है, जिनमें से प्रत्येक में 40 टन तरल प्रणोदक होता है। दूसरा चरण GS2 भी 40 टन प्रणोदक से भरा हुआ एक पृथ्वी भंडारणीय प्रणोदक चरण है। तीसरा चरण क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन की 15 टन प्रणोदक लोडिंग होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित GSLV F-14 INSAT-3DS मिशन को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में चालू INSAT-3D और INSAT-3DR उपग्रहों के साथ साथ मौसम विज्ञान सेवाओं को भी ये उपग्रह बेहतर बनाएगा। उपग्रह को तैयार करने में भारतीय उद्योगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। INSAT-3DS उपग्रह भू स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभागों जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और विभिन्न अन्य एजेंसियां और संस्थान बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए INSAT-3DS उपग्रह डेटा का उपयोग करेंगे। DD न्यूज के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पार्टी के लिए 370 सीट जीतने और एनडीए गठबंधन के लिए 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य तय कर दिया है।
उसी लक्ष्य को फलीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम चुनौतियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर इस मंथन में सीधे तौर पर फोकस रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पार्टी को 370 और एनडीए को 400 सीटों के पार ले जाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी अपने अभियान को लगातार तेज कर रही है। शनिवार और रविवार को बीजेपी अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इस 2 दिवसीय अधिवेशन के समापन पर पीएम मोदी का संबोधन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। ये राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी का जो कंक्लूडिंग आह्वान होता है वो बहुत प्रेरणादायी होता है और पूरा देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए एक नजीर बनती है उनकी टिप्पणी, उनका भाषण। तो हम सभी बहुत उत्साह के साथ उनके उस भाषण की प्रतीक्षा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक, राष्ट्रीय और राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक स्थल पर पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी। विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति के लिहाज से यह अधिवेशन बेहद अहम है। विक्रमजीत सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तो आज से ये अधिवेशन शुरू हो रहा है और इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर आज सदन में चर्चा होगी। दरअसल आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने केजरीवाल को अब तक कई बार समन जारी किया है, लेकिन वो अब तक ईडी के सवालों से बचते आ रहे हैं। इसके पीछे केजरीवाल हमेशा यही कहते रहे हैं कि ईडी का समन गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है और ईडी उन्हें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर की तरह गिरफ्तार करना चाहती है। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का रुख किया और कहा कि केजरीवाल समन का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके जैसा उच्च पद पर आसीन जन पदाधिकारी कानून की अवहेलना कर रहा है, जिससे समाज में एक गलत उदाहरण भी स्थापित होगा। कोर्ट ने 7 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 17 फरवरी यानी आज की तारीख दी थी और कहा था कि वो प्रथम दृष्टया ईडी के समन का अनुपालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई पिछले साल अप्रैल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन सीबीआई की एफआईआर में अरविंद केजरीवाल को अभियुक्त नहीं बनाया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में संदेश खाली विवाद पर राजनीति काफी गरमाई हुई है। इसे लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने हैं, बल्कि एससी आयोग ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश कर दी है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी बीच बीते कल संदेश खाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और हिंसा से जुड़ा पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय संदेश खाली मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने और संबंधित मुकदमों को पश्चिम बंगाल से दिल्ली स्थानांतरित करने से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली मामले पर सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा।
संदेश खाली क्षेत्रों की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। ये महिलाएं टीएमसी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रही हैं। वहीं टीएमसी नेता संदेश खाली के गांवों में घर घर जाकर उन महिलाओं की पहचान कर रहे हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। और वहीं आज भारतीय वायुसेना आज जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन करने वाली है। हमेशा की तरह ही अभ्यास वायु शक्ति द्वारा भारतीय वायुसेना की दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 7 संयुक्त अभियानों का संचालन होगा। इस साल अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों को शामिल किया जा रहा है। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जगुआर, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 भी शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में वार करने वाली हथियार प्रणालियां आकाश और समर घुसपैठ करने वाली शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने, साथ ही उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि वायु शक्ति अभ्यास का अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हेलो शीला दिस साइड। आपकी कंपनी से फोन लिया था, ये ऑन नहीं हो रहा। गलती से मिस्टेक। आप एक काम कीजिए, अपना अकाउंट नंबर भेजिए, पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अभी भेजता हूँ सिस्टर। भाई साहब, यूपीआई कहता है किसी भी कंपनी से संपर्क करना हो तो उनके आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए और करिए। अपने पैसों का ख्याल खुद रखिए, इनका मैं रखता हूँ। लाओ फोन रख वरना आंखें निकाल कर। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने जर्मनी के दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। सम्मेलन से तक डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 के मौके पर विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मिलकर अच्छा लगा। हमारे बीच वैश्विक चुनौतियों और आगे के रास्ते पर व्यापक बातचीत हुई। हमने अंतर सरकारी परामर्श की अगली बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर चर्चा की। उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली से भी मुलाकात की। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर केंद्रित रही।
ये मुलाकात वैश्विक स्थिति पर विचारों के आदान प्रदान के लिए भी उपयोगी रही। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा कल से 23 फरवरी तक भारत, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान रिचर्ड वर्मा सबसे पहले भारत की यात्रा करेंगे। भारत में वो आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर अमेरिकी भारत वैश्विक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी ये यात्रा एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्र के लिए अमेरिका की स्थायी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दरअसल ट्रंप पर ऋणदाताओं को धोखा देने और अपनी नेट वर्थ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए लगभग $355 मिलियन का जुर्माना देने का अहम फैसला सुनाया है। लगभग 3 महीने चले इस सुनवाई के बाद जज ने अपने फैसले में ट्रंप और उनकी कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर हैरानी जताई है। कोर्ट ने अगले 3 साल के लिए ट्रंप को न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लगातार तीसरी बार हुंकार भर रहे ट्रंप के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। वहीं कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप की वकील हब्बा ने अन्याय करार देते हुए कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। हब्बा ने कहा कि यदि ट्रंप को प्रतिबंध करने का फैसला आगे भी कायम रहता है तो फिर ये हर एक अमेरिका के लिए एक संकेत के रूप में भी काम करेगा कि न्यूयॉर्क अब व्यापार के लिए खुला नहीं है। वहीं जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। उन्हें रूस के राष्ट्रपति का धुर विरोधी माना जाता था। अलेक्सी नवलनी को यमालो-नेनेट्स क्षेत्र की जेल सेवा ने मृत घोषित किया है। नवलनी को कुछ दिन पहले ही इस जेल में शिफ्ट किया गया था। अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में यमालो-नेनेट्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की संघीय प्रायद्वीपीय सेवा ने कहा कि नवलनी को शुक्रवार को टहलने के बाद अस्वस्थ महसूस हुआ और वो तुरंत बेहोश हो गए। इसके बाद तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने नवलनी को मृत घोषित कर दिया। अभी तक नवलनी की मौत का कारण हालांकि पता नहीं चल सका है। इसी बीच क्रेमलिन ने दावा किया कि उसे नवलनी की मौत के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि जेल सेवा उनकी मौत के संबंध में सभी जांच कर रही है। नवलनी की मौत पर पश्चिमी देशों ने गहरा दुख जताया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां भाजपा की सरकार आने के बाद अवैध प्लॉटिंग व निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए मकानों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। और ये मामला 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों घरों से जुड़ा हुआ है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सुमेश पटेल की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के नगर निगम सीमा देवरी खुर्द में गरीबों के लिए बनवाए गए घरों पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार के समय करीबन 125 से ज्यादा मकानों पर मुस्लिम समुदाय के लोग कब्जा करके उसमें अवैध रूप से रह रहे हैं। इतना ही नहीं, उन मकानों में गुंबद बनाकर उसे मस्जिद, मजार आदि का रूप दे दिया गया है और इसमें झाड़ फूक का काम किया जा रहा है। सरकारी आवास जो बना है, जो आवंटित हुआ था, उसके अलावा भी कई लोग जो है यहाँ बाहरी लोग ताला तोड़ के कब्जा करके रह रहे हैं और यहाँ मजार बना के झाड़ फूक वगैरह करते हैं। कांग्रेस सरकार आई, भूपेश बघेल मंत्री बने मुख्यमंत्री, उसके बाद से यहाँ बाहरी लोगों का, रोहिंग्या, अवैध मुस्लिम, बाहरी मुसलमानों का यहाँ कब्जा बढ़ा। मैं बता रहा हूँ भैया कि यहाँ जो जिनके नाम से घर अलॉट हुआ था, उनको ये लोग मार मार के भगाए और उन मकानों पे कब्जा कर लिए। कम से कम 100 से 120 मकानों पे कब्जा है इनका। इस मामले में स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी लोगों ने मकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। शिकायत ये आई है कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से वहां कब्जा कर लिया है और कुछ लोगों ने अपना मकान का स्वरूप भी बदल लिया है। तो इन दोनों के संबंध में नगर निगम को भी जानकारी दी गई है और संबंधित जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनको ही बताया गया है। मैंने कहा है कि जल्दी से उसकी जाँच करें और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें जाँच उपरांत की जाएगी।
खुर्द में साल 2013 में हाउसिंग बोर्ड ने 400 प्रधानमंत्री आवास बनवाए थे। जिनके पास घर नहीं थे उन परिवारों को 335 आवास आवंटित किए गए। बाकी बचे हुए 65 मकानों पर नगर निगम ने ताला लगा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे बाहरी लोग आए और इन 65 मकानों के ताले तोड़कर उसमें रहने लगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और वहीं फसल पैटर्न में बदलाव और मोदी सरकार की खरीद योजनाओं की बदौलत दालों के मामलों में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। दालों का मौजूदा उत्पादन 26 मिलियन मीट्रिक टन है। भारत जो दालों के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीका से अरहर दाल का आयात कर रहा है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ के प्रबंध निदेशक से इस मामले पर खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। दालों में भारत 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा और ये दावा किया है हमारे कृषि मंत्री ने। मेरे साथ है एनसीसीएफ की एमडी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड में, किस तरह से यह पॉसिबल होगा कि 27 तक हम पूरे सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। जी, इसके लिए 2-3 कदम सरकार ने उठाया है। एक तो ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना होगा ताकि हमें जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम करना है और 2027 तक एकदम ज़ीरो करना है इंपोर्ट्स। उसके लिए ज़्यादातर किसानों को तुअर का जो कल्टीवेशन है उसमें लाना है और उस अगर उनको इस तुअर का कल्टीवेशन में लाना है तो फिर उनको एक एश्योरेंस देना होगा कि उनका जो क्रॉप है वो खरीदेगा सरकार और अच्छा दाम मिलेगा। उसके लिए जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंतर्गत एक स्कीम लाया है जिसमें एक डायनामिक प्राइसिंग फार्मूला सरकार ने लाया है, जिसमें ये गारंटी दिया है गवर्नमेंट का ये गारंटी है कि किसानों से खरीदारी होगा अगर वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसके लिए हमारा एनसीसीएफ का पोर्टल nccindia.com, वहाँ पे अगर किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो किसान अपना जो भी तुअर का जो क्रॉप है वो ला सकते हैं। वो एमएसपी पे खरीदेगा या एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में प्राइस है तो वो मार्केट प्राइस में भी खरीदारी होगा। अभी हम लोग कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और जैसे कि आपने बताया ये पोर्टल मोदी जी की गारंटी होगा, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे? जी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब फिर कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी इंपोर्ट होता है और वो सब देश में तो कल्टीवेशन होता है सिर्फ इंडिया का कंजम्पशन के लिए। अभी फिलहाल हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो ज़्यादातर कर्नाटका से होता है, महाराष्ट्र से होता है और मध्य प्रदेश से होता है और आंध्रा, तेलंगाना, ये सब राज्यों से भी होता है। और हमारा प्रोक्योरमेंट सेंटर्स ये सब राज्यों में अभी खुला है और हमने प्रोक्योरमेंट स्टार्ट भी किया है और करीब 2.5 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कर चुका है। फिलहाल तो हम स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का WDRA अक्रेडिटेड गोडाउन्स में ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें पैक्स या किसानों को थोड़ा इंकरेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का एक वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रेन भंडार स्कीम भी अभी लागू है। उसके अंतर्गत एक सब्सिडाइज स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उस स्कीम के अंडर 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ लोन मिल सकते हैं। आपने सुना कि 2027 तक बिल्कुल ये टारगेट अचीवेबल है और किसानों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में काफी लंबे वक्त से ये कहावत चली आ रही है, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं खेलों की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया को झटका लगा है। भारतीय टीम के स्पिनर आर अश्विन निजी कारणों से इस मैच में अब नहीं खेल पाएंगे। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने दी है। वहीं आज राजकोट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम 207 रनों से आगे खेलना शुरू करेगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए थे। इससे पहले शुक्रवार को भारत की पहली पारी 445 रनों पर समाप्त हुई। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 112 रनों की पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरेल और रविचंद्रन अश्विन के बीच 77 रनों की साझेदारी देखने को मिली। आर अश्विन को 37 रन और ध्रुव जुरेल ने 46 रन जोड़े। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।